बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हमारा आज का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3.2 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लास्ट हमारा इंट्रोडक्शन था बेसिकली मैट्रिसेस का, उनके अलजेब्रा के बारे में, ठीक है, उससे रिलेटेड फिर आपकी कुछ असाइनमेंट्स थी। अब हमारा टॉपिक है बेसिकली डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वो जो आपकी कलेक्शन आई थी ना स्क्वायर मैट्रिक्स की, अब डिटर्मिनेंट आप उनका फाइंड किया करें। ठीक है, ये जो आपकी कलेक्शन आई थी, कलेक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इन्हीं मैट्रिक्स की जो है ना आप फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। जी, तो ये आपकी कलेक्शन है जो डिटर्मिनेंट जिनका अवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है कि आपने वर्टिकल बार्स उसमें कर देनी है। पहले हम मैट्रिक्स को डिनोट करते थे इस फॉर्म में, ठीक है, ए फॉर्म, हमारे पास एक मैट्रिक्स आता था। डिटर्मिनेंट को अगर डिफाइन किया जाए तो ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है विद अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स नेचर। ठीक है, वो मैट्रिक्स के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो आर के ऊपर है या सी के ऊपर है, वो आर या सी पे मैप हो जाएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे अब दो कलेक्शन अब आपके पास रखनी है। अगर ये आपका रियल है तो इसका आंसर हमेशा एक रियल नंबर आया करेगा, लेकिन अगर ये कम्प्लेक्स है तो इसके दो तरह से आंसर आ सकते हैं, आर भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। ठीक है, सो ऐसा फंक्शन जो किसी भी मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है विद अ नंबर। ठीक है, वो नंबर हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसको मैंने यहाँ एफ का नाम दिया है, लेकिन इस एफ का मतलब क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स फंक्शन। ठीक है, तो मैट्रिक्स फंक्शन आपके पास जो है ना इंट्रोड्यूस हो जाता है डिटर्मिनेंट जिसको हम कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एनक्लोजिंग इट्स स्क्वायर बिटवीन वर्टिकल बार इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स की जगह हम क्या करते हैं, वर्टिकल बार्स लगाते हैं, ये जैसे वर्टिकल बार देखेंगे। क्योंकि हम 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो 2x2 कलेक्शन के अंदर हमारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आसान होता है। ठीक है, और वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दूं। सबसे पहला जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो 1x1 का। ठीक है, तो 1x1 का तो होता ही सिर्फ एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर ए पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो किधर एसोसिएट हो जाएगा, उसी ए पे एसोसिएट हो जाएगा। यहाँ से आपने याद रखना है डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट क्या होता है, वही एलिमेंट। ठीक है, तो इस पे कोई हमें कोई डिफरेंट सी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका पहला याद। दूसरा आपके पास आ जाता है 2x2 मैट्रिसेस। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, वो आपके पास किस फॉर्म के होते हैं, ए बी सी और डी फॉर्म के होते हैं। ठीक है, अब आपने इसको एसोसिएट करना है टू अ रियल नंबर। ठीक है, अगर ये रियल मैट्रिक्स, पहले हम रियल मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए डी माइनस पीस। तो मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी का क्या मतलब होता है, ए डी माइनस पीस। ये आपको रट्टा लगा हुआ होता है, अच्छा सा याद होता है। डायगोनल को प्रोडक्ट माइनस आपके पास जो है आपका एंटी डायगोनल का प्रोडक्ट आपके पास। ठीक है, डायगोनल ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एंटी डायगोनल। सिंपल आपके यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 -1 4 एंड 3। अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका मतलब होगा 2 क्रॉस 3 माइनस 4 क्रॉस -1, बीसी करना -1 क्रॉस 4 कर लेते हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है ना हाथ के अंदर, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 दैट इज इक्वल टू 10। सो अब आप देखें ये जो मैट्रिक्स था 2 -1 4 3, इसको जो डिटर्मिनेंट फंक्शन है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, मैप कर दिया 10 के ऊपर। तो 10 इज अ रियल नंबर। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। या ये उसने डिफाइन किया हुआ है 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब यहाँ पे मैं अगेन वो कलेक्शन डाल देती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स की कलेक्शन थी, और वो सारी की सारी कलेक्शन क्या थी, कन्फर्मेबल फॉर डिटर्मिनेंट थी। इसके हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें दो कलेक्शन अलग होती हैं। वो कलेक्शन आपकी इस तरह से अलग होती है, कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। चले ये हम कलेक्शन ले लेते हैं, इक्वल तो नहीं होते, चले हम एक ठीक ले लेते हैं, वैसे कवर कर रहा है।
चलेंगे, नीचे से पता चलता रहेगा कि हमने कलेक्शन एक ली है, ठीक है। वैसे ये हाफ ही करता है उसको, अगेन वही बात है आपके लिए। ये दो आपकी कलेक्शंस आ गई। ये आपके पास वो मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट आपके पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, और ये वो है जिनमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सो ऐसी कलेक्शन जिसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, ठीक है, जीरो नहीं आता, अदर देन जीरो आता है, देन ऐसी कलेक्शन को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कलेक्शन, और ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, दोज आर नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। It is a collection of singular matrices from the ऐसे square matrices which are conformable for determinant। ये आपके पास कलेक्शन आ जाती है। अब यहाँ से एक स्पेशली आ जाती है, आपके पास स्पेशलिटी आ जाती है। अब डिटर्मिनेंट हमने पहले क्यों फाइंड की है, अभी तो हमने इनवर्स की बातें ही नहीं की। तो डिटर्मिनेंट एक स्पेशल रोल अदा करता है। किसी भी मैट्रिक्स का हमने इनवर्स की बातें नहीं की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उन मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है, दो कंडीशन उसमें वो लगाता है, ठीक है। इट इज नॉन सिंगुलर, या यहाँ पे ये भी लिखा होता है अ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, दो उसने इफ एंड ओनली पे दो कंडीशन लगाई होती है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो या वो नॉन सिंगुलर हो, दोनों बातें एक ही है ना, यही है। कभी उसने ऑप्शन में नॉन सिंगुलर दिया होता है, कभी उसने नॉन जीरो दिया होता है, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। मैंने दो टाइम बता दिया, मतलब दोनों बातें उसमें लिखी जा सकती है। अगर एक मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, वो इनवर्टिबल होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, वो इनवर्टिबल होगा। अगर वो इनवर्टिबल है, वो नॉन सिंगुलर, दोनों बातें आपकी आ जाती है, ठीक है। सो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता होना जरूरी था, यहाँ पे वही हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो उसमें अर्जाइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। फिगर की अभी हमें जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा हम रेज कर लेते हैं, फिगर रहने देते हैं, ठीक है। अर्जाइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स के अर्जाइंट से क्या मुराद दी जाती है, इसके अर्जाइंट से मतलब होता है 2x2 मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, आपने सिंपल क्या करना है, चेंज द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, मैं वर्डिंग में लिख रही हूँ, चेंज द पोजीशंस, ये आपको याद रहेगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स की आपने पोजीशन चेंज करनी है, and same change the signs of anti-diagonal elements। anti-diagonal elements के आपने साइन चेंज करने, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और जॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स में पोजीशन किसकी चेंज करनी है आपने, डायगोनल एलिमेंट्स की, और एंटी डायगोनल का क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है। ये आपको जॉइंट पढ़ा हुआ है, जैसे ABCD या डी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह डी आ गया, ये आ गया। फिर बी और सी है, उनको इंटरचेंज करते हैं, माइनस बी एंड माइनस सी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिया 2 3, ये मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका अर्जेंट फाइंड करना है। अर्जेंट ऑफ ए का क्या मतलब है, डायगोनल की जगह चेंज करें 3 2, एंटी डायगोनल का साइन चेंज करें -1 और 4, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक जो करते हैं मैं वो भी आपको पॉइंट आउट कर दूं। स्टूडेंट समझते हैं कि सबके साथ बस माइनस आ जाना है, इधर माइनस लगाना है, ऐसा नहीं है, साइन चेंज करना है, चेंज साइंस ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट्स। साइन चेंज करने का मतलब है प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, इट इज नोन एज द अर्जेंट ऑफ, ठीक हो गया, ये आपकी बात आ रही है। अब जो 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनके अंदर एक कलेक्शन पड़ी हुई है जो आपके पास क्या करती है, यहाँ पे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, ठीक है, ये आ गई, और जिनके डिटर्मिनेंट जीरो भी आते हैं। अब इसी के अंदर एक कलेक्शन पड़ी हुई है जो अर्जेंट है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास कलेक्शन आ गई है जिनका अर्जेंट आप फाइंड आउट करते हैं। अर्जेंट वैसे 2x2 सारों का ही निकल आता है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको चलो छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। अब ये सारे अर्जेंट सारे 2x2 मैट्रिसेस का निकल आता है, मसला कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये सारी कलेक्शन का अर्जेंट पॉसिबल है। लेकिन अब ऐसे मैट्रिसेस जिनका अर्जेंट भी आप निकाल लें और जिनका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो हो,
उनके कलेक्शन को आप एक डिफरेंट टाइप की कलेक्शन का नाम देंगे, वो हमारे पास इनवर्सेस होते हैं। ठीक है, ये इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स आता है। इसी के अंदर आपकी कलेक्शन पड़ी होगी नॉन सिंगुलर की, जो आपका 2x2 मैट्रिक्स देगी। अब मैं इसको डॉक से कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से आ जाता है। ये जो आपकी कलेक्शन थी जो इन्वर्टिबल थे, उनके आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते थे। उनकी कलेक्शन बेसिकली कौन से एलिमेंट्स को डिनोट करेगी? इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज मैट्रिसेस व्हिच आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की ये कलेक्शन आ गई। एडजॉइंट उनका भी एग्जिस्ट करता है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, लेकिन वो वाले जिनका एडजॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट भी करता है और नॉन जीरो भी आता है। ठीक है, इसके डिटरमिनेंट नॉन जीरो, वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसको रेस करके हम इन्वर्टिबल जो इनका इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स देख लेते हैं। ए इनवर्स का मतलब होता है, सबसे पहले आपने चेक किया करना है क्या डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसकी इनवर्स की बातें करनी है। ऐसा मैट्रिक्स जिस जो नॉन सिंगुलर सिंगुलर है उसके इनवर्स की बातें नहीं करनी, उसको इनवर्स के लिहाज से माफी है। ठीक है, उसके इनवर्स की बातें नहीं करनी। ये ना हो कि डिटरमिनेंट जीरो और आप उसके इनवर्स की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ये जाती नहीं करनी उनके साथ। ठीक है, ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ करेगा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ। सिंपल आप इसको याद रखें। ठीक है, इनवर्स का मतलब है नॉन सिंगुलर। आप यहाँ देखें, नॉन सिंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, ऑर्डर 2 का होगा। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है सच दैट ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि उसको ए के साथ ऑपरेट करें फ्रॉम आइदर साइड, आंसर आइडेंटिटी आए उसी ऑर्डर, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन वी कॉल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एंड यूजुअली डिनोटेड बाय ए इनवर्स। और आपको पता है ए इनवर्स के साथ जब भी ऑपरेट करता है इनवर्स ए के साथ, तो आंसर आइडेंटिटी आता है, ला वही है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो है ना ए इनवर्स का आंसर क्या आता है, किस तरह फाइंड किया करेंगे आप? डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। इसीलिए अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी डिटरमिनेंट की। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बच जाती है। सो इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ नॉन सिंगुलर। ये आपके पास सारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब उसने नॉन सिंगुलर बता दिया, आगे उसने वो बताया। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये ए नहीं है, यहाँ ए इनवर्स। ये अब आपका पास जो है ना इसने जनरल प्रूफ दिया हुआ है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इनवर्स कैसे इसके इक्वल होता है। आगे अब आपके पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपने उनके इनवर्सेस निकालने और वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स को जब ए के साथ ऑपरेट करते हैं या ए को ए इनवर्स के साथ करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी। अब ये इनवर्सिस और डिटर्मिनेंट्स एक मेजर रोल अदा करेंगे एक 2x2 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 अननोन्स में अगर आपको दिया जाता है, देन उसका आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जी, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ गया a11x1 प्लस a12x2 इक्वल टू b1। ठीक है, इसे बार गिनती सारी पूरी करने की बजाय 1 2 3 4 हम लिखते हैं 1 1 1 2 1। ठीक है, फर्स्ट एक रो बता दी हमने, ठीक है, उसके कॉलम वगैरह, ये कलेक्शन आपके पास आ गई। अब इसमें से कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स कौन सा है? a11 a12 a21 a22। फिर वेरिएबल्स का मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास? x1 और x2 दो ही दिए हैं, उसको हमने कॉलम में लिखना है। आप इनका प्रोडक्ट लेके चेक कर सकते हैं, यही इक्वेशन आपके पास आएगी लेफ्ट साइड पर। फिर b1 है b2, ये मैट्रिक्स आपको किसको डिफाइन करता है? ax इक्वल टू b को करता है। अब यहाँ से जो है वो कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में जिसको लिखा जा सके, यानी जिसमें दो अननोन्स हो, तो x इक्वल टू b अगर दिया हुआ है और उसमें अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है, अगर a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन आपका a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस सिस्टम का सोल्यूशन x आना था। x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों साइड्स को इनवर्स से ऑपरेट कर दे। a इनवर्स जब एग्जिस्ट कर गया है, दोनों साइड्स को a इनवर्स से ऑपरेट करें, a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स को जब a के साथ ऑपरेट करते हैं आंसर x ही आता है, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स b आ गया। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है? a इनवर्स b, यही हमें चाहिए था। आप सिंपल क्या करेंगे, आपको 2x2 मैट्रिक्स दिया होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको b के साथ ऑपरेट कर देंगे, आपके आंसर क्या आ जाएगा? a इनवर्स b आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये सिस्टम आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको बड़ा इजी मेथड लगेगा। तो आपको यहाँ पे अब आपको जाके ना मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस और जो है ना
हमारे काम को आसान करना, किस तरह से इसने आसान किया ये पता चलेगा, बजाय इसके कि हम इस सिस्टम को बेसिकली x2 को x1 की फॉर्म में लिखते हैं, फिर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, उसको ज्यादा आसान है। ये तो अभी 2/2 का है ना, जब आप हायर जो है ना फॉर्म में जाएंगे, ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, ज्यादा इक्वेशंस होंगी, तब जाके असल मसला बनता है। तो मैथ्स इस काम को आसान कर देते हैं। अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, तो बेसिक से कर रहे हैं तो आसान ही लगेगा ना जी। इस तरह से आपने इन्वर्स फाइंड कर दिया। ये यहाँ पे उसने ना इन्वर्स का तरीका भी बताया भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज उसने बताया, मैं बहुत आसान से आप इनको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, डू प्रैक्टिस, जरूर प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बात तो याद रखें, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आपके जहन में वो प्रैक्टिस के जो है ना स्टेप चल रहे हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका हाथ खुद लिखना शुरू हो, इतनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप कभी भी पास नहीं हो सकते, ठीक है। ये मेरी बात लिख लें, इट हैज अ बैकग्राउंड, ऐसा हुआ है, ठीक है। सो यू नीड टू मेक अ ह्यूज टाइप ऑफ प्रैक्टिस, आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है, बार बार समझना है। आपको आता है फिर भी लिखें, ठीक है। बाज़-औक़ात हमें ये जो जोम होता है ना कि आता है वो ले डूबता है, आता नहीं होता। प्रैक्टिस जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। ऑनेस्टली मैं खुद बहुत ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मुझे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ज्यादा अच्छी लगती है, 6, 7, 8 ज्यादा अच्छी लगती है, 9, 10 ज्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि बीएससी और एमएससी के सिलेबस में बैठ के करती रहूं, क्योंकि ये हमें बेस प्रोवाइड करती है। जब ये हमारी फिंगर टिप्स पे होगी, हमें बाकी चीजें जो है ना उनको कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ लें कि ये वो वाली जो है ना, एक समझ लें कि ये आपके पास कामयाबी की कुंजी है। ये जो आपके पास क्यों है, बिकॉज ये आपको बेस प्रोवाइड कर रही है, उनकी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप ये कर लेंगे तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आपको वो नहीं आएंगे, ठीक है। बेस नहीं आएगी तो आप कैसे चलेंगे। आपको सबसे पहले बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, जब बेस स्ट्रांग होती है तो आप हायर लेवल पे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, बहुत बार बार प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस दिन कुछ नहीं है करने के लिए, पिछला खोल के बैठते हैं। तो मैं चाहूंगी कि कम से कम भी आप 5 बार, कम से कम भी, ठीक है, जब तक हम इसको कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये एटलीस्ट मैं आपको जो है ना पोजीशन बता रही हूँ, एटलीस्ट आपको टाइमिंग बता रही हूँ, कितनी दफा आपने जो है ना प्रैक्टिस करना है। तो कम से कम भी 5 बार आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोर्स जो है ना इसको कवर करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर अगर आप जब फिर मैं आपको जब बीएससी करवाऊंगी, फिर मैं चाहूंगी आप उसको 10 बार करें। एमएससी करवाऊंगी, मैं चाहूंगी उसको आप 15 बार करें। ये बढ़ाने का मकसद क्यों है, बढ़ाने का मकसद ये है, 5 दफा आप बीएससी जो है ना आपकी 5 दफा यहाँ से रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। तो इसको 10 दफा आप सिर्फ बीएससी को करेंगे ना, साथ में आपको बड़ा इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा, क्योंकि 5 बार आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को कर चुके हैं, बहुत से आपके चैप्टर्स यहाँ से डन हो चुके होंगे, आप जस्ट हाई लेवल पे जाकर करना होगा। इसको 15 बार करने का मकसद ये है कि आपकी बीएस के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वो भी स्ट्रांग हो जाए। तो ये आपका बेसिकली आपने शेड्यूल रखना है टू बिकम एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपने पास होना है, ठीक है, पास नहीं बल्कि आपने जो है ना रॉकिंग पोजीशन बनानी है अपनी, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कंसेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। चल काम पे आ जाते हैं दोबारा से जी। अब आपके असाइनमेंट क्या आ जाएगी, फाइंड द मैट्रिक्स, आपने एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसमें आपके पास ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ इक्वालिटी आती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स अलग है। तो अब ये एक मैट्रिक्स दिया, इसको नाम दे लें, एक्स ए इक्वल टू बी का नाम दे लें। ए का डिटर्मिनेंट चेक करें, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 5 माइनस 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 इज प्लस 2 टू द 4 दैट इज 9, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज इन्वर्टिबल। इसका इनवर्स निकाल के इसके साथ ऑपरेट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम फॉलोज फॉर सेकंड फॉर ए मैट्रिक्स निकालना है, सेम वही बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी इस तरह से आपने इनका प्रोडक्ट ले लेना, प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास r टाइम्स i3 आ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आइडेंटिटी यूज हो, ठीक है। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर कीजिएगा जी। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है 3.1 तक, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो है ना खत्म होता है।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।